हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे। होप सो आप लोग सभी इस समय जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो स्वस्थ होना है। थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करते रहिए। आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है ऑप्टिक्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑप्टिक्स, सबसे पहली बात कि ऑप्टिक्स जो यूनिट है ये आप अपने प्रीवियस क्लास मतलब 9th 10th में आप पहले से पढ़ चुके हैं, तो काफी इजी यूनिट लगेगा आपको। पहली बात तो ये, और सेकंड बात कि आईआईटी और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल इससे कम से कम 3 या 4 क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो अगर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑप्टिक्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, और अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें क्योंकि पहले से पढ़ के आए हुए हैं आप इसको, तो आपको समझना थोड़ा इजी जाता है एज कंपेयर टू अदर टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं ऑप्टिक्स। चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। ऑप्टिक्स होता क्या है? व्हाट इज ऑप्टिक्स? ठीक है, व्हाट इज ऑप्टिक्स? सो इट इज द स्टडी ऑफ light and its behavior ऑप्टिक्स में हम किसकी स्टडी करते हैं? ऑप्टिक्स में हम बेसिकली लाइट की स्टडी करते हैं और उसके बिहेवियर की स्टडी की जाती है। लाइट क्या होता है? व्हाट इज लाइट? लाइट इज, अगर डिफाइन करें लाइट को, इट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, that part of electromagnetic spectrum which is visible to us. लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पार्ट होता है जो कि हमें दिखाई देता है। अगर हम सन की बात करें, है ना, तो सन से हम जानते हैं कि बहुत सारे रेडिएशंस अर्थ की ओर आते हैं, है ना। अगर इन सभी रेडिएशंस को उसके फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के बेस पे रीअरेंज करें, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर पे, तो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मिलता है। बहुत सारे बच्चे को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद भी होगा, जिनको नहीं याद है उनके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो कंपोनेंट है वो उसमें पहला आ जाता है हमारे पास रेडियो वेव, दूसरा आ जाता है माइक्रोवेव, तीसरा हमारे पास आता है इंफ्रारेड, चौथा हमारे पास आता है विजिबल रीजन, उसके बाद जो हमारे पास आता है वो है एक्सरे, और उसके बाद सबसे लास्ट में गामा। अगर हम इसमें इधर से इस डायरेक्शन में जाए, मतलब रेडियो वेव से हम गामा रे के डायरेक्शन में अगर हम जाते हैं, तो इस डायरेक्शन में फ्रीक्वेंसी जो होती है वो इंक्रीज करती है और वेवलेंथ जो होता है वो डिक्रीज करता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें से सिर्फ एक पार्ट जिसको कि हम बोलते हैं विजिबल रीजन, है ना, वही पार्ट हमें दिखाई देता है। इसके कितने, इसको अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास क्या क्या आता है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना। तो हमें यही दिखाई देता है विद्युत। ये सारे पार्ट रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, एक्सरे, गामा रे, ये हमें दिखाई नहीं देते, ये रेडिएशंस होते हैं।
इनविजिबल होते हैं। ये नहीं दिखाई देता, ये नहीं दिखाई देता, ये भी नहीं दिखाई देता, ये भी नहीं दिखाई देता, ये भी नहीं दिखाई देता। सिर्फ एक पार्ट होता है जिसको कि हम विजिबल बोलते हैं, वही हमें दिखाई देता है ना। और अगर हम इसकी बात करें तो ये 7800 एंगस्ट्रॉम से लेके 3400 एंगस्ट्रॉम अप्रोक्सीमेटली इसके बीच में विजिबल रीजन लाई करता है ना। ये लैम्डा की वैल्यू, ठीक है। तो सन से जो रेडिएशंस आते हैं, जो 7800 एंगस्ट्रॉम से 3400 एंगस्ट्रॉम के बीच में लाई करता है, सिर्फ वही पार्ट हमें दिखाई देता है। और इसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं? लाइट, ठीक है। बहुत सारे बच्चों से अगर पूछता हूं कि भाई लाइट क्या है, तो बोलता है सन से जो रेडिएशंस आ रही है उसको हम लाइट बोलते हैं। सन से जो रेडिएशंस आ रही है उसको लाइट नहीं बोलते। सन से तो बहुत सारी रेडिएशंस आ रही है, उसमें से सिर्फ एक जो होता है, एक पार्ट या एक सर्टेन रेंज जो 7800 एंगस्ट्रॉम से 3400 एंगस्ट्रॉम के बीच में लाई करता है, सिर्फ यही पार्ट हमें दिखाई देता है और इस पार्ट को ही हम लाइट बोलते हैं। Getting my point? समझ में आ रहा? It is that part of electromagnetic spectrum which is visible to us. Okay? तो यहां तक की चीजें आप नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर डेफिनेशन पे ध्यान दें ऑप्टिक्स, तो हमने इसको डिफाइन किया, इट इज द स्टडी ऑफ लाइट एंड इट्स बिहेवियर। तो बिहेवियर का क्या सेंस है? बिहेवियर का सेंस होता है कि लाइट जब कहीं से चल के आती है तो उसे रास्ते में जो ऑब्जेक्ट मिलते हैं उनके डायमेंशंस के बेस पे वो अपना बिहेवियर शो करती है लाइट, है ना। मतलब लाइट कैसा फेनोमेनन शो करेगा, दैट इज वो रिफ्लेक्शन करेगा, रिफ्रैक्शन करेगा, पोलराइजेशन करेगा, डाइफ्रैक्शन करेगा, किस तरह का बिहेवियर वो शो करेगा, ये लाइट पे डिपेंड नहीं करता। ये डिपेंड करता है कि उसे जो ऑब्जेक्ट मिला रास्ते में, ठीक है ना, उस ऑब्जेक्ट का डायमेंशन कैसा है। और अगर उसका डायमेंशन बहुत ज्यादा होता है तो वो अलग तरह के बिहेवियर को शो करता है, और अगर उसका डायमेंशन काफी छोटा होता है, बहुत छोटा, है ना, तो वो अलग तरह के बिहेवियर को शो करता है। तो ना, तो उनके बेस पे, गेटिंग माय पॉइंट, उनके बेस पे हम ऑप्टिक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। किसके बेस पे डिवाइड कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट के डायमेंशन के बेस पे, लाइट के बेस पे नहीं। लाइट तो 7800 एंगस्ट्रॉम से 3400 एंगस्ट्रॉम के बीच में आ रही है, गेटिंग माय पॉइंट। लेकिन जब वो आती है तो उसे रास्ते में जो ऑब्जेक्ट मिलता है उनके डायमेंशन के बेस पे हम ऑप्टिक्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं रे ऑप्टिक्स और दूसरे को बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोला जाता है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोलने के पीछे का रीजन बस इतना है कि इस पार्ट में, है ना, इस पार्ट में जो फेनोमेनन लाइट शो करता है या जिस तरह का बिहेवियर लाइट शो करता है ना, उनका एक्सप्लेनेशन सिंपल ज्योमेट्रिकल और मैथमेटिकल रूल के बेस पे कर दिया जाता है। मतलब सिंपल ज्योमेट्री के जो रूल्स होते हैं, जो थ्योरम्स होते हैं, उनका यूज काफी ज्यादा होता है इस पार्ट में। दैट्स व्हाई इसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोला जाता है ना। तो रे ऑप्टिक्स को अगर हम डिफाइन करें तो रे ऑप्टिक्स को हम डिफाइन कर सकते हैं इन दिस सेक्शन the object, in this section the object में क्या क्या हो सकता है? मिरर, लेंस, एटसेट्रा, ठीक है। इन दिस सेक्शन
the object is very very large as compared to wavelength of light। ठीक है, बहुत ज्यादा होता है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा। वेव ऑप्टिक्स की बात करें, यहां पर द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट the size of object is comparable to the wavelength of light। क्लियर हो रहा? तो ऑप्टिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक को हम रे ऑप्टिक्स बोलते हैं या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोलते हैं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें सिंपल ज्योमेट्री के रूल्स के बेस पे हम फेनोमेनन को एक्सप्लेन करते हैं, इसलिए ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोला जाता है। इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है उसका साइज बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। यहाँ पर जो साइज होता है, दैट इज वेव ऑप्टिक्स में जो साइज होता है, वो ऑब्जेक्ट का साइज वो लाइट के वेवलेंथ के कंपेयर में क्या होता है, बहुत ही उससे कंपेरेबल होता है। कंपेरेबल मतलब उसके आसपास। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे मान लो, है ना, कोई स्लिट लेते हैं या कोई होल लेते हैं, ठीक है, इस तरह से कोई होल ली, ठीक है, और इधर से हमने क्या किया, लाइट को थ्रो कर दिया, ठीक है। तो यहां पर जो ये होल होगा ये बिहेव करेगा एज अ ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इसका डायमेंशन जो लेते हैं बच्चों, वो मान लेते हैं 10⁻⁴ mm, ओके, इसका डायमेंशन। अब सोचो कि जो लाइट यूज हो रही है ऑप्टिक्स में, उसका जो वेवलेंथ है वो 7800 एंगस्ट्रम टू 3400 एंगस्ट्रम के बीच में होता है ना। तो मान लेते हैं कि हमने जो लाइट यूज किया वो 4000 एंगस्ट्रम है। समझ आ रहा? तो अगर इसको हम मीटर में कन्वर्ट करें तो देखो ध्यान से, ये जाएगा 4 × 10⁻³ और एंगस्ट्रम को कन्वर्ट करेंगे तो जाएगा -10, है ना। कुल मिला के ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁻7 मीटर। लॉजिक क्लियर है? और अगर हम इसको कन्वर्ट करें मीटर में, 10⁻⁻4 × ठीक है, मिलीमीटर को करेंगे तो 10⁻⁻3, दैट इज 10⁻⁻7 मीटर। तो जो वेवलेंथ ऑफ लाइट हम यूज कर रहे हैं और जो ऑब्जेक्ट हम यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट का डायमेंशन और लाइट का वेवलेंथ, ये दोनों क्या है, कंपेरेबल है। और जब ऐसा केस मिलता है ना, तो लाइट अलग तरह से बिहेव करती है, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें वेव, ठीक है ना, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें वेव के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। इसलिए इसको अलग पार्ट रखा गया वेव ऑप्टिक्स, और अलग एक दूसरा पार्ट रखा गया जिसमें कि साइज क्या होता है, बहुत लार्ज होता है। जैसे मिरर, लाइट का जो वेवलेंथ है उससे कंपैरिजन में ऑब्वियसली जो मिरर आप देखते हो उसका साइज बहुत ज्यादा होता है। जो लेंस हम यूज करते हैं उसका साइज बहुत ज्यादा होता है ना। तो उस तरह के फेनोमेनन को एक्सप्लेन करने के लिए हमने जो पार्ट बनाया उसको हम रे ऑप्टिक्स बोलते हैं और इसको हम वेव ऑप्टिक्स बोलते हैं। क्लियर? समझ में आ रहा है डिफरेंशिएट कैसे किया गया है ना। तो क्लियर डिफरेंस होना चाहिए कि रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस। चलिए यहां तक नोट कीजिए पॉज करके, फिर इसके आगे हम स्टडी करते हैं। चलिए
तो इसको मिटाता हूं, है ना। और अब हम स्टार्ट करते हैं रे ऑप्टिक्स। धीरे धीरे हम इन कर रहे हैं अपने सिलेबस में, ठीक है। अगर रिपीटर बैच होता है तो रे ऑप्टिक्स का जो लेक्चर जाता है वो कम से कम 20 से 22 लेक्चर जाता है, ठीक है। क्योंकि आप 11-12 के बच्चे हो, है ना, 11 नन्हे मुन्ने बच्चे हो, तो आपके लिए थोड़ा लंबा चला जाता है, ठीक है। कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा सा पास चलें, बट कोई चीज छूटे नहीं हमारा, ठीक है। चलिए, तो रे ऑप्टिक्स में जो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो है रिफ्लेक्शन। बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हो, है ना, तो ये पार्ट थोड़ा सा बेसिक डेफिनेशन है वो थोड़ा फास्ट लेके चलते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, है ना। तो रिफ्लेक्शन इज द, इट इज, या ऐसा करते हैं, रिफ्लेक्शन इज द phenomenon of bouncing back of light in the same medium। जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट से कोलाइड करने के बाद या टकराने के बाद सेम मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, तो उस फेनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। समझते हैं, ठीक है। एक इस तरह से हम ग्लास लेते हैं, ठीक है, या कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है, और इसको क्या करते हैं, कुछ इस तरह से सिल्वर्ड कर देते हैं, ठीक है। सिल्वर्ड करना बहुत जरूरी है। अगर हम सिल्वर्ड नहीं करेंगे तो रे उस ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर जाएगी, लाइट उस ऑब्जेक्ट को क्रॉस करके बाहर चली जाएगी, ठीक है। तो उस क्रॉस करके नहीं जाए, क्या मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो वापस सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको सिल्वरिंग करते हैं। याद रखिएगा कि मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होनी चाहिए, वापस सेम मीडियम में क्या होनी चाहिए, रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। इस तरह की सिचुएशन को गेन करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको सिल्वरिंग करते हैं। किसी भी मिरर को अगर आप देखोगे ना, तो उसके बैक साइड में पिंक कलर का या ग्रीन कलर का एक पेस्ट लगा होता है, आप सुना ना, वो पेस्ट ही एक्चुअल में सिल्वरिंग है। ऐसा नहीं कि सिल्वर्ड वहां पे सिल्वर लगा देते हैं, ठीक है, तो बहुत महंगा हो जाएगा अपना ग्लास। चलिए, फिर उसके राजा महाराजा खरीद सकते हैं उसको। तो अब इस पे क्या करते हैं, हम एक लाइट को ऐसा कुछ थ्रो कर देते हैं। Getting my point? ये कुछ इस तरह से वापस सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो गया, ठीक है। इस फेनोमेनन को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन इज द फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। जिस मीडियम से लाइट गया था, अगर ध्यान से देखो तो वापस उसी मीडियम में लाइट क्या हो रहा है, बाउंस बैक करके जा रहा है, ठीक है। इस लाइट को हम बोलते हैं इंसिडेंट लाइट, ठीक है। इस लाइट को बोला जाता है रिफ्लेक्टेड लाइट। ये जो बीच से हमने डॉटेड लाइन लिया है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। सबको ये सब चीजें मालूम है, थोड़ा फटाफट चलता हूं, ठीक है। इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, where angle I is angle of incidence
and angle R is angle of reflection. Clear है क्या? And this phenomenon is known as reflection. Okay? Laws of reflection. 10th में पढ़ा था, याद करो। और जितने बच्चों को याद है वो बिना वीडियो देखे खुद से लिखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, फर्स्ट लॉ बोलता है अगर कहीं किसी सरफेस पे रिफ्लेक्शन हो रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। ये प्रूव्ड है, ठीक है। इसको हम प्रूव करते हैं वेव के बेस पे जाकर के, जब हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। समझ में आ रहा? अभी फिलहाल हम इसको याद रख लेते हैं। फर्स्ट लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड सेकेंड लॉ बोलता है, अच्छा सेकेंड लॉ को पहले समझते हैं, ठीक है, तो समझने की कोशिश करते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। थोड़ा समझो, एक मिरर लिया, ठीक है, यहां से एक लाइट को थ्रो किया, लाइट कुछ ऐसे चली गई, ये हुआ अपना नॉर्मल। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर ध्यान से देखो तो इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट और ये अपना नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई कर रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? ये ऑब्जर्वेशन वाला चीज है, जो सेकेंड वाला लॉ है ना, ये अपना ऑब्जर्वेशन है कि इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट और अपना नॉर्मल, ये तीनों का तीनों किस पे लाई करेगा, एक ही प्लेन पे लाई करेगा, है ना। और वो प्लेन कौन सा होगा, क्या ये वाला प्लेन होगा? समझो, क्या ये वाला प्लेन होगा? नहीं, ये वाला प्लेन नहीं होगा भाई। अगर हम लाइट को थ्रो कर रहे हैं तो लाइट कुछ इस तरह से थ्रो हुई है ना, रुको, ये जो सरफेस है, ये अपना, ये जो सरफेस है, चौक भी टूट गया, ये जो है अपना सरफेस, इसको मान लेते हैं मिरर। तो भाई लाइट जो है वो कुछ इस तरह से इंसिडेंट हुई और वो कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट हुई। गेटिंग माय पॉइंट? इस तरह से, ठीक है। ये तो अपना मिरर का सरफेस है। ये जो सरफेस होगा ये कैसा होगा, ये मिरर का सरफेस है। और मिरर के सरफेस के परपेंडिकुलर जो प्लेन है उसमें ये तीनों लाई करता है, कुछ इस तरह से। गेटिंग माय पॉइंट? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, है ना। तो ऑल ऑफ दीज थ्री, दैट इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। तीनों किस पे लाई करेगा, सेम प्लेन पे लाई करेगा। और अगर ध्यान से देखें तो वो जो प्लेन होगा वो इस मिरर पे परपेंडिकुलर होगा, ये वाला प्लेन होगा। ध्यान से देखो, है ना, इस पे मिरर पे परपेंडिकुलर। गेटिंग माय पॉइंट? तो सेकंड लॉ बहुत सिंपल है। सेकंड लॉ क्या बोलता है, एंगल पर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे all lie in the same plane। गेटिंग माय पॉइंट? और अगर समझना है तो एक डायग्राम और बना सकते हैं। ये डायग्राम आप लोगों ने अगर बना लिया तो इसकी जगह पे एक डायग्राम बनाता हूं, ठीक है, जिसमें कि ये सारी बातें एक साथ आ जाएगी। मान लेते हैं कि हमारे पास इस तरह से एक सरफेस है, गेटिंग माय पॉइंट? ये जो है ना, ये अपना मिरर हुआ,
बात समझ आ रहा? और ये जो प्लेन है ये मिरर पर परपेंडिकुलर प्लेन है, बात समझ आ रहा? और इस पर हमने क्या किया, इस तरह से इंसिडेंट लाइट लिया और इस तरह से रिफ्लेक्टेड लाइट लिया, गेटिंग माय पॉइंट? और ये है अपना नॉर्मल। सो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, और ये जो प्लेन होता है वो मिरर के प्लेन पर परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है रिफ्लेक्शन, है ना? तो नोट कीजिए यहां तक, फिर कुछ न्यूमेरिकल्स पे आते हैं इसके बाद, ठीक है? अच्छा, एक क्वेश्चन है, क्योंकि अक्सर हम जनरली डायग्राम बनाते हैं तो हम प्लेन मिरर के साथ बनाते हैं। ये जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या ये प्लेन मिरर के लिए वैलिड है या ये किसी भी आर्बिट्ररी कोई भी अगर हमारे पास मिरर हो, किसी भी शेप का मिरर हो, चाहे वो स्फेरिकल हो, पैराबोलिक हो, इलेक्ट्रिकल हो, कैसा भी मिरर हो, क्या उसके लिए वैलिड है? तो ये किसी के लिए भी वैलिड है, ठीक है ना? ये याद रखिएगा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ मिरर, वेदर इट इज प्लेन मिरर, आइदर इट इज अपना स्फेरिकल मिरर और पैराबोलिक मिरर। गेटिंग माय पॉइंट? विद स्पेशल केस, नॉर्मल इंसिडेंस, बस ये इसके बाद न्यूमेरिकल ही स्टार्ट होगा, ठीक है? रिफ्लेक्शन का नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस क्या होता है? तो मान लेते हैं सिंपल सा एक प्लेन मिरर लिया, ठीक है? देखो ध्यान से, इस पे हमने एक रे कुछ इस तरह से बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर थ्रो कर दिया, ठीक है? और यही अपना क्या है, नॉर्मल भी हो। सोचो नॉर्मल क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और बिल्कुल इस नॉर्मल पर ही आपने क्या किया, क्या नॉर्मल के पैरेलल आपने क्या किया, एक रे को थ्रो किया मिरर के ऊपर। तो आपसे पूछना कि भाई नॉर्मल के साथ ये इंसिडेंट रे कितना एंगल बनाता है? देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 0, है ना? और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इसका मतलब अपना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, है ना? तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 हो तो उस तरह के इंसिडेंस को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल इंसिडेंस। क्लियर है? दूसरा सिंपल सी चीज है, ग्रेजिंग इंसिडेंस, है ना? ग्रेजिंग इंसिडेंस क्या होता है कि मान लो इस बार हम स्फेरिकल मिरर लेते हैं समझने के लिए। मान लेते हैं हमारे पास इस तरह से स्फेरिकल मिरर है, ठीक है? और याद रखिएगा मैंने बोला है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किसी भी तरह के मिरर के लिए वैलिड है, ये सिर्फ प्लेन मिरर के लिए वैलिड नहीं होता, हर जगह वैलिड होता है, ठीक है? हमने इस तरह से क्या किया, स्फेरिकल मिरर ले लिया, गेटिंग माय पॉइंट? और एक रे को इस पे थ्रो किया कुछ इस तरह से कि वो जस्ट इसको टच करता हुआ इस तरह से निकल गया। समझ रहा? ये अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये अपना ये अपना इंसिडेंट रे और ये अपना रिफ्लेक्टेड, गेटिंग माय पॉइंट? और ये है अपना नॉर्मल। समझ रहा? इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना, 90 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना, 90 डिग्री। याद रखिएगा कि ग्रेजिंग इंसिडेंस में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री, एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज व्हाट, 90 डिग्री, है ना? एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, तो मिरर नॉर्मल से जो एंगल बनाता है इंसिडेंट रे, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, जो नॉर्मल से एंगल बनाता है कौन, रिफ्लेक्टेड। तो ग्रेजिंग इंसिडेंस में एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज आल्सो 90 डिग्री। गेटिंग माय पॉइंट? ड्रॉ कीजिए इसको।
छोटी छोटी बातें कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्शन छोटा सा ही टॉपिक होता है, लेकिन हम जो छोटी छोटी बातें हैं वो करते हुए हम न्यूमेरिकल पे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट एक छोटी सी बात और समझ लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल पे आएंगे। हाउ टू ड्रॉ अ नॉर्मल, है ना, इंपॉर्टेंट हो चाहिए हाउ टू ड्रॉ नॉर्मल, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का जो मेजरमेंट है वो नॉर्मल से ही होता है। तो भाई हमें नॉर्मल को ड्रॉ करना आना चाहिए। क्या समझ में आ रहा? एक तो बहुत सिंपल है कि अगर प्लेन मिरर होगा, है ना, कैसा मिरर, प्लेन मिरर, तो इस पे तो हम नॉर्मल इस तरह से, है ना, ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, 3 केस बताऊंगा, वही बेसिक जनरली वही हमें न्यूमेरिकल में मिलता है। अगर मान लो हमारे पास कहीं इस तरह से स्फेरिकल मिरर कभी मिल जाए, ठीक है, ये अपना सेंटर हो गया और हमने क्या किया, इंटीरियर पार्ट को इस तरह से सिल्वरिंग कर दिया, असर में आ रहा। और इस केस में नॉर्मल क्या होगा, तो इस केस में क्या होता है, जिस पॉइंट पर रे इंसिडेंट हो रहा, ठीक है ना, उस पॉइंट को और सेंटर को जोड़ता हुआ हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, समझ में आ रहा। और यही हमारा नॉर्मल होगा। ये बेसिक प्रॉपर्टी है सर्कल की, ठीक है, कि सर्कल पे जो रेडियस होता है, ठीक है ना, वो कितना एंगल बनाता है सरकमफेरेंस पे, 90 डिग्री बनाता है कहीं पर भी, समझ में आ रहा है क्या। इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी कभी आपको स्फेरिकल मिरर मिले तो आप क्या करोगे, जिस पॉइंट पर, याद रखिएगा, जिस पॉइंट पर रे इंसिडेंट हो रहा उस पॉइंट को और ओरिजिन जोड़ता हुआ हम क्या करेंगे, एक लाइन को इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, वही अपना नॉर्मल होगा। और नॉर्मल से हम क्या मेजर करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और लेट अस सपोज ये रे कुछ ऐसी चली गई तो नॉर्मल से ही हम मेजर करेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलो थर्ड केस, चलो ये तो प्लेन मिरर हुआ, है ना, ये अपना स्फेरिकल हो गया। मान लो आर्बिट्ररी कोई भी शेप ले लिए तो क्या करेंगे, है ना, आर्बिट्ररी कोई भी शेप मान लो हम लेते हैं, कुछ मान लो हम पैराबोला लेते हैं, ठीक है, ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक पैराबोलिक मिरर है, सुनना, क्लियर हो रहा है। हमने क्या किया, एक पैराबोलिक मिरर लिया और एक रे को क्या कर दिया, इस पे इंसिडेंट कर दिया, क्लियर है क्या। अब इस पर नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे, हाउ टू ड्रॉ नॉर्मल इन दिस केस। तो जब भी कभी आर्बिट्रली किसी भी शेप का आपको मिरर मिल जाए तो आप क्या करोगे, जिस पॉइंट पर रे इंसिडेंट हो रही है, जिस पॉइंट पर रे इंसिडेंट हो रही है उस पॉइंट से आप क्या करोगे, एक टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ कर दोगे, बात समझ में आ रहा है क्या। और उस टेंजेंट पर आप क्या करोगे, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दोगे, बात समझ में आ रहा। दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड अगर रे टकराने के बाद कुछ इस तरह से चली गई, सो दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। याद रहेगा, आर्बिट्रली किसी भी शेप का अगर आपके पास मिरर होता है तो आप क्या करोगे, जिस पॉइंट पर रे इंसिडेंट हो रहा, गेटिंग माय पॉइंट, उस पॉइंट पर आप क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद उस टेंजेंट पर, इंसिडेंट पॉइंट पे आप क्या करोगे, टेंजेंट के ऊपर आप नॉर्मल ड्रॉ इजीली कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद फिर एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को मेजर करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। आर्बिट्रली कोई भी शेप का हमारे पास मिरर दे देना, बात समझ रहा, कोई भी शेप का मिरर दे देना, ठीक है। रे कुछ इस तरह से मान लो इंसिडेंट हुआ, ऐसा, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस जगह पर एक नॉन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और इस टेंजेंट पे हम क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे,
एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ क्लियर है क्या? तो हाउ टू ड्रॉ अ नॉर्मल, इंपॉर्टेंट है, छोटा सा पॉइंट है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? तो मैंने आपको बताया ये बात कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम मेजर कहां से करते हैं? नॉर्मल से करते हैं। तो नॉर्मल को ड्रॉ करना हमें आना चाहिए, ठीक है।